नमस्कार। मैं शिवशंकर मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सिकंदरा दौसा। बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के ज्योग्राफी के स्टूडेंटों के लिए पेपर फर्स्ट का आज का ई कंटेंट का मेरा टॉपिक है इरोजन साइकिल या अपरदन चक्र। इसमें सबसे पहले हम चलते हैं कि अपरदन क्या होता है, अपरदन की संकल्पना क्या है और अपरदन के सिद्धांत किन किन ने दिए। फिर एक एक सिद्धांत को लेकर मुख्यतः डेविस और पेंग के सिद्धांत का अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि अपक्षय क्या होता है, अपरदन क्या होता है। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि अपक्षय तो यथास्थान पर चट्टानों का टूटना फूटना या विखंडन या वियोजन होता है और उस अपक्षय में अगर मूवमेंट हो जाता है तो वो अपरदन कहलाता है। अब इनके सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले अपरदन की संकल्पना पे चलते हैं। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में खूब आता है कि चक्रीय पद्धति का अवलोकन किसने किया था, तो इसमें है जेम्स हटन। और ये क्या है कि उनका न तो आदि कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य है। अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना में परिणत हो गया और इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अब यह अपरदन चक्र को भौगोलिक चक्र भी कहते हैं। ये होता क्या है, एक सिंपल वे में मैं आपको बता देता हूँ कि कोई भी ऊंचा उठा हुआ स्थला करती है, पर्वत है, पठार है या कोई उत्थित भूखंड है, अपरदन के विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होता है और उसका अपरदन होता है, जैसे कि हवा, जल, हिमनद या कोई जीव जंतु या कोई अन्य प्रकार से। तो उसमें क्या होगा कि उसका अपरदन होगा तो उसकी ऊंचाई कम होगी, उसमें से मलबा निकलेगा, नीचे आएगा और जैसे जैसे वो अपरदन होता जाएगा वो ऊंचा उठा हुआ भाग एक समतल मैदान में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस अपरदन चक्र या भौगोलिक चक्र को अगर परिभाषा के रूप में देखें तो ये होगा कि उस समय के तथा विभिन्न अवस्थाओं के सम्मिलित रूप को जिससे होकर ऊंचा उठा हुआ भाग अपक्षय तथा अपरदन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल जाता है, अपरदन चक्र कहते हैं। और इस अपरदन चक्र को डेविस महोदय ने भौगोलिक चक्र या जियोग्राफिकल साइकिल नाम दिया था। अब कभी कभी इसका क्वेश्चन संकल्पना के रूप में भी आ जाता है कि अपरदन चक्र की संकल्पना को बताते हुए इसके विभिन्न सिद्धांतों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए, तो फिर हमको संकल्पना का मटेरियल ज़्यादा देना पड़ता है। तो संकल्पना में क्या क्या देना होगा, इसमें देखिए कि डेविस ने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया। इसके बाद में कई भौगोलिक चक्र आए, जैसे कि इसके बाद में डेविस ने सुधार किया। 1905 में शुष्क प्रदेशों में शुष्क अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया। बीडी ने 1911 में, स्वीजिक ने 1918 में तथा सेंडास ने 1921 में चूने पत्थर वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा कारस्ट अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। कारस्ट अपरदन चक्र में मैं आपको काफ़ी डिटेल से बताऊंगा, ये आगे। चूना पत्थर की जो स्थलाकृति होती है उसे कारस्ट स्थलाकृति कहते हैं। इसके बाद पेल्टियर ने 1950 में परिहिमानीय अपरदन चक्र दिया। क्रिकमे ने 1933 में भौगोलिक चक्र दिया तथा पेनिप्लेनेशन के नाम से बताया। तो इस प्रकार जब अपरदन चक्र की संकल्पना आए तो सबसे पहले जेम्स हटन को दर्शाते हुए, चक्रीय पद्धति को बताते हुए और एक नॉर्मल वे में उत्थित भूखंड का अपरदन हो रहा, समतल भागों में परिवर्तित होना, उसके बाद एक परिभाषा जो मैंने बताई और उसके बाद इन विभिन्न विद्वानों के नाम दे देना, आपके अपरदन चक्र की संकल्पना का आंसर एकदम अच्छा हो जाएगा। आगे भी चलते हैं, इसमें देखिए आगे और अपरदन चक्र की बात की जाए तो 1948 में एलसी किंग ने महोदय ने अफ्रीका के शुष्क तथा सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास के लिए एक पेडिप्लेनेशन चक्र का प्रतिपादन किया। पफ्स तथा टॉमस ने 1966 में सवाना अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया और 1950 में पेल्टियर ने परिहिमानी क्षेत्र में कांजेली फ्रैक्शन तथा
कांजेली टर्बेसन के प्रक्रमों द्वारा परिहिमानीय अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। और लास्ट में ये दे देना आप कि स्ट्रालर, हैक तथा चोर्ले ने भी इस प्रकार के अपर्दन चक्र का प्रतिपादन किया। तो सबसे पहले परिभाषा, जेम्स हटन के बारे में बताना है, फिर परिभाषा, उसके बाद विभिन्न विद्वानों ने ये जो अपर्दन चक्र दिए हैं इनको दर्शाना है। तो इससे आपके अपर्दन चक्र की संकल्पना का जो आंसर है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अगर अपर्दन चक्र के सिद्धांतों की बात करते हैं तो जिन विद्वानों के नाम अपर्दन चक्र की संकल्पना में आए हैं, डेविस का आया है, इसमें एक पेंग का और नहीं आया, पेंग का नाम हो रहेगा, क्रिकमे और स्वीजिक, बीडी, पॉफम, टॉमस, स्ट्रालर, हैकचोल, इन सब विद्वानों के नाम भी अपर्दन चक्र में के सिद्धांतों में देने हैं। अब बीए फर्स्ट ईयर की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 2 अपर्दन चक्र ही सबसे इम्पोर्टेंट हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से या ऑनलाइन के हिसाब से आपको इनके नाम तो याद रखने हैं कि अपर्दन चक्र कौन सा अपर्दन चक्र किसने दिया, लेकिन डिटेल से स्टडी के लिए डेविस और पेंग का अपर्दन चक्र ही आपके सिलेबस में है। इनको पूरी डिटेल से अपन स्टडी करेंगे। तो अभी चलते हैं डेविस का भौगोलिक चक्र। मैंने पहले भी ये थोड़ी देर पहले बताया था आपको कि अपर्दन चक्र को भौगोलिक चक्र नाम किसने दिया था, डेविस महोदय ने। तो डेविस का अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र, सर्वप्रथम डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है। ध्यान रखिएगा, भौगोलिक चक्र में डेविस ने समय को इंक्लूड किया है कि टाइम बाउंडेड है, ये कि समय की अवधि है, कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। तो परिभाषा में था वही था कि एक ऊंचा उठा हुआ कोई भी भूखंड अपक्षय व अपर्दन के विभिन्न कारकों द्वारा प्रभावित होकर वो एक समतल मैदान में बदल जाता है, तो उसे कहते हैं भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र। अब इसमें डेविस ने बताया कि डेविस ने स्थल रूपों के विकास में चक्रीय पद्धति का अवलोकन ऐतिहासिक परिवेश में किया। उन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रभाव पड़ता है। ये ध्यान रखिएगा कि डेविस ने क्या कहा था कि ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम, कि एक स्थल रूप किस किस का परिणाम होता है, संरचना, प्रक्रम, प्रक्रम का मतलब अपर्दन के कारक, समय मतलब स्टेज या अवस्था होती है, और इन तीनों को ही संरचना, प्रक्रम, समय या अवस्था को डेविस के त्रिकुट या ट्रायो ऑफ डेविस कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, इसमें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी काफ़ी बनते हैं। अब डेविस ने कुछ अपनी मान्यताएं रखी कि स्थल रूपों के संबंध में कुछ मान्यताएं होती हैं जिसके आधार पर इन्होंने सिद्धांत दिया। ये क्या बताते हैं कि जैसे भी कोई स्थल खंड हो उसका उत्थान बहुत तेज़ी से होता है, लेकिन वो छोटी अवधि के लिए होता है, मतलब थोड़े समय में ही काफ़ी अधिक उत्थान या ऊंचा हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका अपर्दन होगा तो अपर्दन की अवधि लंबी होगी, अर्थात वो ऊंचा उठा हुआ भाग एक समतल मैदान में परिवर्तित होगा, तो अर्थात अपर्दन होगा तो वो प्रक्रिया लंबी होगी। और इस भौगोलिक चक्र को डेविस महोदय ने एक ग्राफ द्वारा बताया था, और उसमें भी कुछ मान्यताएं मानी थी कि स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल है। न अकेले अंतर्जात और बहिर्जात नहीं होता, दोनों क्रियाओं का प्रतिफल माना। और स्थल रूपों का विकास इन्होंने क्रमिक रूप से माना है तथा पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है, अर्थात स्थल रूपों का स्वरूप पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप होता है। इन्होंने सबसे पहले क्या माना कि उत्थान की अवधि छोटी होती है, अपर्दन की अवधि लंबी होती है तथा अंतर्जात एवं बहिर्जात दोनों बलों का प्रतिफल होता है, और इस स्थल खंड पर पर्यावरणीय दशाओं का प्रभाव पड़ता है। नदियाँ तब तक अपनी घाटियों को घेरा करती रहती है जब तक वो प्रवणित नहीं होती है,
ग्रेडिएट। और जब वो प्रवणित या क्रमबद्ध हो जाएंगी, इसके बाद वो पार्श्विक अपर्दन या साइड में अपर्दन करने लग जाती है। जब तक प्रवणित नहीं होती है तब तक गहरा करती हैं, और जब प्रवणित के बाद में या क्रमबद्ध के बाद में वो नदी के मार्ग को चौड़ा करने लग जाती हैं। ये पहले बता ही चुके कि उत्थान तीव्र होता है और अपर्दन मंद गति से होता है। और जब तक उत्थान होता रहता है तब तक अपर्दन नहीं होता है, ये डेविस का मानना था। बट आज के परिप्रेक्ष्य में देखें या पहले भी, ये इनका मानना गलत था, क्योंकि अपर्दन अब उत्थान की प्रतीक्षा नहीं करता है। लेकिन डेविस महोदय ने माना था कि उत्थान समाप्त होने के बाद ही अपर्दन प्रारंभ होता है। अब अगले वीडियो में देखेंगे हम इसको कि अपर्दन चक्र में इन्होंने क्या क्या बताया था। थैंक यू।